हेलो गाइस, मेडी क्विक ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन, या उसी को बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। मतलब कि फैट का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है। ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन खासकर सब्जेक्टिव में वहाँ लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो हम डिटेल में अभी इसको देखते हैं। तो देखिए, ये फैटी एसिड है, ये मेनली ऑक्सीडाइज्ड या मेटाबोलाइज्ड बाई ये प्रोसेस जिसको कि बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है। अब देखिए, फैट की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी रहती है, ठीक है, CH2 और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लास्ट में। अब जिस कार्बन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा रहता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उस अल्फ़ा कार्बन के साइड वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो इस वाले कार्बन पे होती है, बीटा कार्बन पे। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है बीटा ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होगा वो इस बीटा कार्बन पे होगा। बीटा कार्बन कौन सा है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वो है अल्फ़ा, और उसके साइड वाला है बीटा। ठीक है, तो इस कार्बन पर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो फैटी एसिड होता है वो एक्चुअली स्टार्टिंग में इनएक्टिव स्टेज में होता है, तो सबसे पहले हमको उसको एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव करना पड़ेगा, तो पहला जो स्टेप है वो हो गया एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। अब जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो है अब उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक्चुअली जो उसका एक्टिवेशन है ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक्चुअल की जो बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब साइटोप्लाज्म से उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेप है वो है ट्रांसफ़र इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसका। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड। अब क्या होगा, अब बीटा ऑक्सीडेशन की जो एक्चुअल में रिएक्शन है वो रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप का है। सबसे पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाके बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होंगी। ठीक, अब देखो ये है एक्टिवेशन। अब ये वही बात है कि इसका ये एक्टिवेशन हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, हमको किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए, और हम एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी का कंजम्पशन होता है। ठीक, मतलब कि एटीपी हमको देनी पड़ रही है। अब ये देखो वही है फैटी एसिड की ये चेन है। ठीक है, इसमें ये देखो एटीपी का कंजप्शन हुआ, और इसमें जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो बना है, उसका नाम दिया है एसाइल को एंजाइम ए। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसाइल को एंजाइम ए का सिंथेसिस हो रहा है। तो एंजाइम कौन सा होगा, एसाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। तो एंजाइम आप आसानी से याद रख सकते हैं, एसाइल को ए बन रहा है तो एंजाइम होगा एसाइल को ए सिंथेटेज, और इसी एंजाइम को बोलते हैं थायोकाइनेज। कई बार ऑप्शन में इसकी जगह पे थायोकाइनेज दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज। ठीक है, तो फैटी एसिड है उस पर ये एंजाइम आया थायोकाइनेज या एसाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है, एटीपी का कंजप्शन हुआ और एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, और ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली क्या होता है कि ये मैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है ना, इसके लिए जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। मतलब कि फैटी एसिड खुद से उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात है, उसको किसी ना किसी के थ्रू हमको क्रॉस तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चलानी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे किसी जगह पे जाना है और मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे किसी न किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, तो वही है, उस गाड़ी को यहाँ नाम दिया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज होता है उसका नाम है कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये नाम याद रखना है आपको, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन एक बार। कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करता है। ठीक है, अब ये भी ट्रांसपोर्टेशन रिएक्शन है, ये 4 स्टेप में होती है। ठीक है, कैसे हैं ये 4 स्टेप, ये आप पहले एक सिंपली एक एग्जांपल से समझिए। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं बाई फुट या पैदल जा नहीं सकता हूँ, तो मुझे एक कार की ज़रूरत है। तो पहला स्टेप वो होगा कि मैं पहले कार में बैठूँगा, पहला स्टेप ये हुआ। उसके बाद कार उस जगह तक जाएगी
ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होगा कि मैं कार से बाहर निकलूँगा, उतरूँगा, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। और कार वापस से उसी जगह पे वापस आएगी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी पहले, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब उनको हम ऐसे ही समझते हैं। देखो ये है एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एसाइल कोए में से देखो एसाइल अलग निकल गया और कोई अलग निकल गया, और जो एसाइल निकला ना वो इस कार्निटीन के नाम के आगे लग गया और ये बन गया एसाइल कार्निटीन, ठीक है। अब एसाइल कार्निटीन बना, ठीक। अब ये जो रिएक्शन है ये इसको जो एंजाइम यूज हुआ है इसमें कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, ये जो कैट है इसका नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, ठीक। इस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई है। अब ये एसाइल कार्निटीन बन चुका है। अब ये एसाइल कार्निटीन केवल एसाइल कोई होता तो ये इस मेम्ब्रेन के एक्रॉस नहीं आ पाता, लेकिन अब बना दिया इसने एसाइल कार्निटीन। अब ये आसानी से इस मेम्ब्रेन से, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उससे इस तरफ आ सकता है, साइटोप्लाज्म की साइड से ये मैट्रिक्स की साइड, यहाँ आसानी से आ गया। ये लाने का काम किसने किया? जैसे मैंने कार का नाम बोला था ना, जो जो मुझे कार एक जगह से दूसरी जगह लेके गई थी, वो यहाँ ये काम किया इसने ट्रांसलोकेज ने, ठीक है। ट्रांसलोकेज की मदद से ये अंदर आ गया। अब मैं कार से बाहर निकला, मतलब कि इस एसाइल कार्निटीन में से एसाइल ग्रुप अलग निकल जाएगा और कार्निटीन अलग निकल जाएगा, ठीक है। और वो कार्निटीन वापस से पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म की साइड पे। वो प्रोसेस भी ट्रांसलोकेज की मदद से होगी, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है मेम्ब्रेन के इस तरफ और मेम्ब्रेन के उस तरफ, ये ट्रांसलोकेज की मदद से ही होगा। और जो जुड़ना और निकलना था, ये जुड़ने वाली रिएक्शन और ये निकलने वाली रिएक्शन, ये होगी जुड़ने की होगी कैट 1 की प्रेजेंस में और निकलने वाली होगी कैट 2 की प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब कि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड की प्रेजेंस में। अब इसमें से जो पहली रिएक्शन को जो कैटाबोलाइज कराता है, जो पहली रिएक्शन को जो एंजाइम कराता है प्रोसीड, वो है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम। मतलब कि कैट 1 अगर पूछे, इन जो 3 एंजाइम है, ये ट्रांसपोर्ट की रिएक्शन हो 4 स्टेप में रही है, लेकिन एंजाइम यूज हो रहे हैं 3, ये आपको याद रखना है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। स्टेप देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा स्टेप है 4, लेकिन एंजाइम हो रहे हैं 3 यूज, क्योंकि ट्रांसलोकेज ही है जो कि सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप दोनों ट्रांसलोकेज ही करा रहा है, ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन को जो करा रही थी वो एंजाइम जो करा रहा था कैट 1, वो है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एसाइल को ये बन गया। अब ये वापस से अब ये वो करेगा आगे, जो बीटा ऑक्सीडेशन की पूरी रिएक्शन है वो इस एसाइल कोए से होंगी आगे, ठीक है। अब देखते हैं ये फैटी एसिड, देखो ये वही है, उसी चीज़ का रिवीजन है। ये फैटी एसिड है, ये वही है, उसको एक्टिवेटेड किया गया है, एसाइल कोए बना। अब ये साइटोसोलिक साइड से मैट्रिक्स की साइड पे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये एक्चुअली 4 रिएक्शन होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन में, 4 रिएक्शन होती हैं। पहले होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा FAD के द्वारा। फिर होता है हाइड्रेशन, फिर होता है ऑक्सीडेशन बाई NAD एंड देन क्लीवेज। कैसे देखते हैं। ये एसाइल कोए ये मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के में आ चुका है, ठीक है। अब ये एसाइल कोए कन्वर्ट हुआ है ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और अब ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और FAD से हो रही है तो इसमें FADH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी, तो जब भी FADH2 या NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा हो तो एंजाइम के नाम के आगे लगभग डिहाइड्रोजनेज लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम यूज हुआ है इसमें। अब FADH2 है, ये रेस्पिरेटरी चेन में जाएगा, एनर्जी बनाएगा। ये मैं पहले आपको बताया है कि इससे 2 ATP, और जो न्यू बुक एडिशन आया है उसमें 1.5 ATP लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1.5 ATP मिलती है FADH2 से, ठीक है। अब ये 2 का मतलब क्या है और इस ट्रांस का मतलब क्या है? ये 2 है, ये बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगा होगा, ठीक है। और ट्रांस ये बता रहा है कि देखो, जब डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा था, जानते होगे आप लोग कि उसकी 2 ज्योमेट्री होती हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस। तो ये ट्रांस ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है, ट्रांस एनोइल कोए, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसका सेकंड स्टेप देखो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अब ये पानी का, वाटर का एडिशन होगा, तो इसमें एंजाइम यूज हुआ हाइड्रेटेज, ठीक। अब ये पानी का एडिशन मतलब कि एक H+ और OH- जोड़ेगा, मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ठीक। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बन गया। इसके बाद वापस से ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब हो रहा है NAD के द्वारा। NAD के द्वारा हो रहा है, मतलब कि अब NADH2 बनेगा, ठीक। NADH2 2.5 ATP जनरेट करता है। जो न्यू बुक है उनमें 2.5 लिखा हुआ है इस तरीके पे। वो जैसे भी आपके ऑप्शन हो उस हिसाब से आप देख लीजिए, वो 3 के हिसाब से या 2.5 के हिसाब से,
ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अब इसने बनाया बीटा कीटो एसाइल कोए। अब लास्ट स्टेप है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब कि इसको तोड़ दिया जाएगा। अब इसको तोड़ा जाता है थायोलेज के द्वारा, ये आप याद रखना, थायोलेज। जो पहला एक्टिवेशन हो रहा था वो था थायोकाइनेज और ये है थायोलेज, ठीक है। अब ये किस में टूटा, एसाइल कोए और एसिटाइल कोए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, एसाइल है ये एसिटाइल है। अब यहाँ देखो एक चीज़ याद रखने वाली है, जहाँ से ये रिएक्शन शुरू हुई थी एसाइल कोए से और जहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है एसाइल कोए वापस से वही बना है, तो ये तो फिर से रिएक्टेंट के तौर पे यूज हो जाता है। बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक 2 कार्बन का कंपाउंड, ये एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब कि 2 कार्बन का कंपाउंड बाहर निकला है। इससे क्वेश्चन की जो वैरायटी जनरेट होती है यहाँ से वो ये कि आपको क्वेश्चन दे सकता है कि एक 16 कार्बन का कोई फैटी एसिड चेन है, ठीक है, 16 कार्बन की एक चेन है, उसमें से कितनी ये मुझे रिएक्शन वो करानी पड़ेंगी, कितनी रिएक्शन ऐसी मुझे करानी पड़ेंगी कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो देखते जाइए आप, एक बार रिएक्शन के बाद में दो कार्बन मॉलिक्यूल का एक ये निकल रहा है, ठीक है। एक बार में 2 का हटा, मतलब कि अब 14 कार्बन बच गए। इसके बाद फिर से यही रिएक्शन होगी, फिर 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम में निकल जाएगा, अब 12 बच जाएंगे। तो ऐसे करके करके आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी प्रोसेस ये करानी पड़ेंगी। उससे आपको एनर्जी कैलकुलेशन निकलवा सकता है, तो आप एनर्जी की कैलकुलेशन यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बीटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पार्ट पूरा, ठीक है। अब देखते हैं इसका रेगुलेशन। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है, एक कंपाउंड होता है मेलोनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये इनिबिटर होता है, जो पहला रेट लिमिटिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैट 1 इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये जो कंपाउंड है ये इसका इनिबिटर होता है। मतलब कि जब हम वेल फेड स्टेट में होते हैं, मतलब कि हमने अच्छे से खाना खाया हुआ है, हमारा पेट अच्छे से भरा हुआ है, तो उस समय ग्लूकोज का इंटेक अच्छे से है, तो उस समय बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये इंसुलिन का लेवल होता है ना, ये मेलोनिन कोए का लेवल को बढ़ा देता है। अब जैसे ही ये बढ़ेगा तो कैट 1 का लेवल घट जाएगा। अब कैट 1 का लेवल घटा मतलब कि बीटा ऑक्सीडेशन घट गई, ठीक है, क्योंकि यही एंजाइम था जो कि इस रिएक्शन को आगे करवा रहा था, ठीक है। अब ये रिएक्शन आगे होगी नहीं, मतलब कि अगर आप वेल फेड स्टेट में हो तो बीटा ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है ये इनिबिट हो जाती है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर ये स्टारवेशन की कंडीशन में हो आप, तो उस समय क्या है कि आपकी बॉडी में से ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, ठीक, तो इसीलिए ग्लूकागोन का सिक्रेशन होगा। अब ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है तब क्या होगा, मेलोनिन कोए का लेवल घट जाता है, और इसका लेवल अगर कम हुआ तो ये कैट 1 के लेवल को बढ़ा देगा, और कैट 1 का लेवल अगर बढ़ गया तो ये बीटा ऑक्सीडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा। तो रेगुलेशन आप समझ सकते हैं, अगर आप वेल फेड स्टेट में हो तो बीटा ऑक्सीडेशन इनिबिट हो जाएगा, और आप स्टारवेटेड कंडीशन में हो तो बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। ये बताता हूँ सबसे पहले कि ये होता क्यों है। तो एक अनरैप्ड, हम अगर फ्रूट आता है, एक एकी फ्रूट, इसको अगर इंटेक करते हैं तो इसमें एक टॉक्सिक अमाइनो एसिड होता है जिसका क्या नाम है, हाइपोग्लाइसिन ए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाइपोग्लाइसिन ए, ठीक। इसकी वजह से ये डिसीज होती है, जमैकन वोमिटिंग सिकनेस। ये करता क्या है अब हाइपोग्लाइसिन ए, ये जो एंजाइम था एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इस रिएक्शन पार्ट में पहली रिएक्शन को जो कैटालाइज कर रहा था, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, इसको इनिबिट कर देता है। अब इसको इनिबिट कर दिया मतलब कि इस पूरी रिएक्शन को ही इनिबिट कर दिया, ठीक है। तो इसने इसको इनिबिट कर दिया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसिन ए याद रखना, और कौन से स्टेप को ये इनिबिट करता है ये याद रखना है। और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं हाइपोग्लाइसेमिया, वॉमिटिंग, कन्वर्जन, कोमा इन डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा डिटेल, जिस जिस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो जो पूछा जा सकता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। धन्यवाद।